तो स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल पर। मैं संजीव पांडे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और त्योहारों के इस सीजन में अपनी परीक्षाओं की तैयारी ठीक ठाक तरीके से कर रहे होंगे। अब सबसे पहले हम लोग अनअकैडमी के बारे में कुछ आधारभूत चीज़ों को जान लेते हैं, उसके बाद सीधे अपने टॉपिक पे आज के आ जाते हैं। जैसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शंस में क्या व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी, क्या फ़ायदा आपको मिलेगा, सबसे पहले मैं इसको बता देता हूं। तो यहाँ पे डेली लाइव क्लासेज की सुविधा आपको मिलेगी, डेली लाइव क्लासेज की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे डेली लाइव टेस्ट की भी सुविधा मिलेगी। जो भी कोर्सेज हैं वहाँ पे ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हैं। यहाँ पे वीडियो का आपको अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलेगा। ये चार आधारभूत बातें हैं। इसके अलावा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अगर डाउनलोड करना है तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाएं और इस तरीके से यहाँ के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस लिया है या एडमिशन लिया है तो जो देश के बड़े बड़े मार्गदर्शक हैं या शिक्षक हैं या एक्सपर्ट हैं उनका मार्गदर्शन आपको मिलेगा। इसमें मुराल पटेल जी हैं, रोमन सैनी जी हैं, इसके अलावा अदर एक्सपर्ट इसमें शामिल हैं, मैं भी इसी में शामिल हूँ। यहाँ पे तमाम सारे कोर्सों के सब्सक्रिप्शंस के बारे में जानकारी दी हुई है। हिस्ट्री का कोर्स क्या है, ऑप्शनल का कोर्स क्या है, एनवायरनमेंट का क्या है, आर्ट एंड कल्चर का क्या है, करंट अफेयर का क्या है, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए, एनसीईआरटी के कोर्स के बारे में जानकारी दी हुई है। यानी यूपीएससी का जो भी कोर्स है यूपीएससी का, उसके बारे में यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। अब यहाँ पे दो तरीके का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का है, एक आइकॉनिक कोर्स का है। तो जो प्लस कोर्स है उससे बेहतर आइकॉनिक कोर्स है, लेकिन इसकी फ़ी ज़्यादा है, इसकी फ़ी थोड़ा कम है। तो प्लस कोर्स की जो 12 महीने की फ़ी है वो 44,000 रुपये फ़ी है। इसमें अगर आप लोग हमारे रेफरल कोड का प्रयोग करते हैं एडमिशन लेते समय तो आपकी फ़ी 10% घट के कम हो जाएगी, 39,60 600 रुपये। इसी तरीके से 24 महीने का कोर्स है और यहाँ की जो फ़ी है वो 64,000 रुपये है, लेकिन ये इस फ़ी में भी 10% की कमी हो जाएगी जब हमारे रेफरल कोड संजीव का प्रयोग करेंगे और फ़ी घट के हो जाएगी 57,600 रुपये। इसके अलावा दूसरा यहाँ पर जो आपको कोर्स मिलेगा वो आइकॉनिक कोर्स मिलेगा। इसकी 12 महीने की जो फ़ी है वो 64,000 रुपये है और इसमें भी अगर हमारे रेफरल कोड संजीव का प्रयोग आप लोग करते हैं तो आप लोगों को इस फी में डिस्काउंट मिलेगा कितना, 57,600 रुपये। इसी तरीके से एक 24 महीने का कोर्स है, इसकी जो फ़ी है वो 99,000 रुपये है। इसमें भी आप लोग हमारे रेफरल कोड का प्रयोग करते हैं जो संजीव के रूप में है, तो आपकी फ़ी इसमें भी 10% कम हो जाएगी और फ़ी हो जाएगी घट के 89,100 रुपये। यानी चाहे वो प्लस कोर्स हो चाहे आइकॉनिक कोर्स हो, दोनों में हमारे रेफरल कोड संजीव का प्रयोग करने पे आप लोगों को फी में कटौती कितना मिलेगी, 10% की कटौती मिलेगी। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट हमारे रेफरल कोड का प्रयोग करेंगे उनको हमारी तरफ से क्या किया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से हमारी तरफ से पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा। आइकॉनिक कोर्स में आपको डेली लाइव क्लासेस की सुविधा मिलेगी, टेस्ट सीरीज की सुविधा मिलेगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट की सुविधा मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल यहाँ पे मिलेगा आपको, पर्सनल कोच यहाँ पे आपको मिलेगा, डेली क्विज मिलेगा, चाहे वो पीटी हो चाहे वो मेंस का हो, स्टडी प्लानर भी आपका बनाया जाएगा और पर्सनल फीडबैक भी समय समय पर लिया जाएगा। ये है यहाँ का आइकॉनिक कोर्स। अब आ जाते हैं हम लोग सीधे सीधे आज के टॉपिक पर। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भारत में रेलवे का विकास। ये ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका अध्ययन हम लोग कई पहलुओं के अंतर्गत कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जिस रेलवे का विकास ब्रिटिश सरकार ने भारत में किया वो क्यों किया, उसका क्या प्रभाव पड़ा भारत के ऊपर और ब्रिटेन के ऊपर और कंपनी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है, बहुत महत्वपूर्ण था।
और आज का जो टॉपिक है धन निष्कासन और उसका प्रभाव, ये आधुनिक भारत के इतिहास का, भारत ही नहीं आधुनिक पूरे संपूर्ण भारत के इतिहास का और खास करके आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से और प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो इसके अध्ययन से पहले आप लोग सतर्क हो जाएं, होशियार हो जाएं। अपने आप को कंसेस कर लें, फिर हम लोग इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का टॉपिक है धन निष्कासन और उसका प्रभाव। ये आपका टॉपिक है आज का, धन निष्कासन और उसका प्रभाव। अब क्लास आज की शुरू हो गई है, तो जो भी लोग इसमें शामिल हो गए हों क्लास में, वो इसे लाइक भी करते जाएं और इसको अपने जो ग्रुप हैं उसमें शेयर भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें इससे, कि जिससे त्योहारों के इस सीजन में लोगों को लाभ मिले इसका। तो हमारी भी इच्छा है कि आप लोग इसे शेयर करें, तो शेयर कर दीजिए फटाफट। फिर क्लास शुरू करते हैं हम। आइए शुरुआत करते हैं, धन निष्कासन और उसका प्रभाव। तो ये जो धन निष्कासन है, धन निष्कासन का मतलब भारत के धन निष्कासन से है। भारत का धन जो ब्रिटेन की तरफ गया, जो टेम्स नदी के किनारे गया, जो उत्तर दिशा की तरफ गया, उससे मतलब है। अब ये जो धन निष्कासित हुआ था भारत का, इसका अध्ययन हम लोग कई पहलुओं के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि धन निष्कासन का मतलब क्या होता है, इसका परिचय क्या है। इसके बाद में भारत का धन जो ब्रिटेन की तरफ गया, इसके सोर्सेस क्या हैं, इसके स्रोत क्या हैं, दूसरे पहलू के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसी में धन निष्कासन से जुड़े जो भारतीय लोग हैं उन्होंने क्या कहा, उनके पक्षों को भी हम लोग देखेंगे। ये तीसरा पहलू है आपका। इसके अलावा चौथा पहलू है धन निष्कासन का राष्ट्रीयता के विकास में क्या योगदान है, इसको भी हम लोग देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके मेंस के दृष्टिकोण से। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि धन निष्कासन का भारतीय राष्ट्रीयता में क्या योगदान है, समीक्षा कीजिए। सीधे क्वेश्चन यही आपको मिलेगा। तो ये पहलू है, ये क्वेश्चन के रूप में है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में यह जो धन निष्कासन है, इसका क्या प्रभाव पड़ा। प्रभाव में दो तरीके का प्रभाव हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। भारत के ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो नकारात्मक प्रभाव का स्वरूप क्या था, प्रकृति क्या थी, किस तरीके से भारत के ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। इसके अलावा जो दूसरा प्रभाव पड़ा था वो ब्रिटेन के ऊपर पड़ा था। तो ब्रिटेन के ऊपर तो सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो सकारात्मक प्रभाव की प्रकृति क्या थी, उसका स्वरूप क्या था, इसको हम लोग देखेंगे। तो आते हैं पहले पहलू पे और देखते हैं इसका परिचय। अब परिचय में देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि जो ब्रिटिश सरकार है या जो ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश शासन के तहत भारत की पूंजी का ब्रिटेन की तरफ एक तरफा बहाव था। इसके बदले भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके बदले भारत को कुछ भी इससे प्राप्त नहीं होता था। प्लासी के युद्ध के बाद धन निष्कासन की प्रक्रिया बड़ी तेजी से शुरू हुई थी। इसका मतलब आप लोग शुरुआत से समझिए कि सितंबर 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य भारत में व्यापार करना था और व्यापार करके धन कमाना था। ये मुख्य उद्देश्य था इसका। लेकिन इसी व्यापार में एक उद्देश्य छुपा हुआ था जिसका नाम था साम्राज्यवाद।
और साम्राज्यवाद का मतलब राजनीतिक और धार्मिक साम्राज्यवाद, दोनों साम्राज्यवाद इसमें शामिल है। यानी राजनीतिक रूप से भारत के ऊपर कब्जा करना और कब्जा करने के बाद में ईसाई धर्म का भारत में विस्तार करना। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, इतनी आसान नहीं होने वाली है परिचय की चीज। अगर इसको समझ लिया तो फिर आपका काम खत्म है। अब इसके बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की, कलकत्ता में स्थापित की, मद्रास में स्थापित की और अन्य कई जगहों पर स्थापित की। लेकिन इसके बाद में आप लोग देखोगे तो यह पाओगे कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो क्षेत्र है बंगाल का, इस बंगाल में कुछ ज्यादा ही प्रभावी रूप से यह काम कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में कुछ ज्यादा ही प्रभावी रूप से काम कर रही थी। और यहां पे आप लोग देखोगे तो यहां पे जो बंगाल का क्षेत्र है, यहां पे 1713 में स्वतंत्रता पूर्वक नवाबी यानी बंगालों के नवाब की सरकार चल रही है। कहीं ना कहीं मुगल शासन के अधीन भी है, कह सकते हो कि स्वतंत्र भी है इसमें। अब क्या हुआ कि इसी परिप्रेक्ष्य में आप लोग देखोगे तो ये पाओगे कि समय था वर्ष 1756 ईस्वी का, और 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ और उसी सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार भारत में भी हुआ। और इस समय जो भारत में बंगाल का यहाँ का गवर्नर है, बंगाल का यहाँ का नवाब है, उसका नाम है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। अब यहाँ पे जो फ्रांसीसी कंपनी है, चूंकि जब सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ तो यहाँ पे फ्रांसीसी और अंग्रेज कंपनी आमने सामने थी यूरोप में। इसी तरीके से भारत में भी ये दोनों कंपनियां आमने सामने हो गई। इस सिराजुद्दौला ने लाख मना किया भारत में, लेकिन ये कंपनियां नहीं मानी, और इसमें से अंग्रेज तो बिल्कुल नहीं माने। तो सिराजुद्दौला ने आक्रमण कर दिया इस बंगाल में स्थित अंग्रेजों की कासिम बाजार फैक्ट्री के ऊपर और फोर्ट विलियम के ऊपर, और दोनों से अंग्रेजों को पराजित कर दिया। जब इस पराजय की सूचना अंग्रेजों को मिली और यहां पर मद्रास में स्थित क्लाइव एवं वाटसन को मिली, तो ये लोग चले। जब ये लोग यहां पहुंचे तो इस कलकत्ता में स्थित जो फोर्ट विलियम की कोठी थी, उसकी चाबी मानिक चंद के पास थी, उसको मिलाया और मिलाने के बाद में उसकी चाबी को ले लिया। इसी परिप्रेक्ष्य में क्लाइव ने षड्यंत्र करना प्रारंभ किया इस सिराजुद्दौला के खिलाफ, और ये प्लासी का युद्ध हुआ। ये प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ। ये आमने सामने का युद्ध नहीं था, ये वास्तविक रूप से धरती पर लड़ा गया युद्ध नहीं था, ये दिमाग में लड़ा गया युद्ध था, षड्यंत्र के द्वारा जीता गया युद्ध था। इसमें अंग्रेज विजयी हो गए, सिराजुद्दौला पराजित हो गया। इसके बाद में अंग्रेजों ने इसी बंगाल में एक दूसरा युद्ध भी जीता था, और यह युद्ध जीता था वर्ष 1764 ईस्वी में, और यह युद्ध था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध में 3 संयुक्त शक्तियों को अंग्रेजों ने पराजित किया था। इसमें बंगाल का नवाब भगोड़ा नवाब मीर कासिम था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था। तीनों को इस युद्ध में पराजित किया था, और ये आमने सामने का युद्ध था, ये बक्सर में लड़ा गया था। तो ये कह सकते हैं कि यह वास्तविक युद्ध था। अब एक तरीके से जब प्लासी की विजय अंग्रेजों ने कर ली और बक्सर की विजय अंग्रेजों ने कर ली, तो बंगाल में ये स्थापित हो गए, और स्थापित होने के बाद में यहीं पे आपको समझना है कि अब ये ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, इसके जो अधिकारी हैं भारत में और इसके जो कर्मचारी हैं, वो अपनी कंपनी का भी कहा नहीं मान रहे हैं और किसी का कहा नहीं मान रहे हैं। अब वो भारतीय लोगों को लूटने का काम कर, भारतीय लोगों का शोषण करने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की, और उस द्वैत के शासन के द्वारा भी भारतीयों का इसने शोषण करना प्रारंभ किया।
अब चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे इसमें शामिल कर्मचारी और अधिकारी हों, ये भारतीयों का शोषण करें तो शोषण क्यों कर रहे हैं? निश्चित रूप से ये सही है कि शोषण स्वार्थ से प्रभावित होकर कर रहे हैं, अपने गौरव, अपने गुणगान को इंग्लैंड में बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से भारतीयों का जो शोषण किया और शोषण के बदले भारतीयों से पैसा छीना और छीन के कहां ले गए? इंग्लैंड की तरफ ले गए। तो ये धन निष्कासन का एक स्रोत है। जो कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी ले जा रहे हैं। तो इसको परिचय में भी आप लिख सकते हैं और इसे स्रोत के रूप में भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अपने दूसरे पहलू पे आते हैं। धन निष्कासन के मुख्य स्रोत क्या हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यह अपने अधिकारियों को वेतन भी देती थी, भत्ते भी देती थी और पेंशन भी देती थी, और भारतीय राजस्व से ही यह काम करती थी। किससे? भारतीय राजस्व से ही। तो इस तरीके से यह धन भी इंग्लैंड की तरफ गया, टेम्स नदी की तरफ गया। दूसरी बात है, कंपनी के जो शेयर धारक होते थे को दिया जाने वाला लाभांश, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी और व्यापारी भारत में कमाते थे, उसमें से जो इसका लाभांश होता था, यह किसको देते थे? यह ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वत्वधारी मंडल के सदस्य को देते थे, यानी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के सदस्यों को देते थे। ये लोग कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के सदस्यों को यह देते थे। तो ऐसे में यह चीज क्या थी? ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के सदस्यों को जो लाभांश जाता था, वो भी धन के निष्कासन के रूप में जाता था। इसके अलावा व्यापार में, उद्योग में, लगान में तमाम सारी पूंजी निवेश की गई थी, और इस निवेश की गई पूंजी से जो भी आय होती थी वो अभी कहां जाती थी? लंदन की तरफ जाती थी। तो यह भी धन निष्कासन का एक स्रोत था। इसके अलावा होम चार्जेज का मतलब क्या है? जो गृह सरकार थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मुख्य शाखा थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करती थी, उसे होम गवर्नमेंट बोलते थे, होम सरकार, गृह सरकार बोलते थे। अब इस सरकार को जो खर्चा दिया जाता था वो भारत के राजस्व से ही दिया जाता था। इसमें इंग्लैंड में कंपनी के अधिकारियों के वेतन, भत्ते, सैन्य खरीदारी और भारत सचिव तक के ऑफिस का खर्च भारतीय राजस्व से ही उठाया जाता था। यह जो भारत सचिव का पद है, ये 1858 के अधिनियम के तहत आया था, इंडिया सेक्रेटरी का पद, और इसका राजस्व भी, इसका खर्चा भी, इसकी वेतन भी उठाई जाती थी किससे? भारतीय राजस्व से। तो ये सब धन निष्कासन के स्रोत हैं। इसके अलावा जो इंग्लैंड था, वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक सुरक्षित कोष भी रखा गया था, रिजर्व रुपया पैसा भी रखा गया था। तो वो जो रिजर्व कोष था वह भारतीय राजस्व से ही निर्मित था। तो इस तरीके से कोष में भारतीय मुद्रा को रखा गया था, किंतु उससे किसी भी तरह का ब्याज नहीं मिलता था। इस कोष में भारतीय मुद्रा को रखा गया था, लेकिन जब भारतीय मुद्रा को रखा गया तो कुछ ब्याज वगैरह तो मिलना चाहिए, लेकिन कुछ भी ब्याज वगैरह नहीं मिलता था। ये एकांगी कोष था जो ब्रिटिश सरकार अपने प्रभाव को भारत में बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रयोग करती थी। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जितने भी प्रकार से भारतीय धन का निष्कासन हुआ इंग्लैंड की तरफ, उससे कुछ भी भारत को मिलता नहीं था। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? धन का बहाव कहते हैं, धन का निष्कासन। धन चला जा रहा है भारत की तरफ से, गंगा नदी की तरफ से, टेम्स नदी की तरफ, और उससे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। न भारतीयों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है,
न भारतीयों के निवेश, न भारत की स्थिति में वृद्धि हो रही है, उससे कह लीजिए कि कोई भी लाभ भारतीयों को प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि धन निष्कासन के ये जो स्रोत थे, इसको व्यापक रूप से समझा। इसको पूछा भी जा सकता है कि किस तरीके से, किन के माध्यमों से भारतीय धन का बहाव इंग्लैंड की तरफ हुआ था। तो ये सब वाहक के रूप में काम कर रहे हैं, ये सब माध्यम के रूप में काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यह जो धन चला जा रहा है ब्रिटेन की तरफ, इसके परिप्रेक्ष्य में एक उदाहरण आपको मैं बताता हूं, और उस उदाहरण और उस कथन से आप लोग समझिएगा कि वास्तव में जो ब्रिटेन की तरफ भारत के धन का निष्कासन हुआ, उससे कुछ भी नहीं मिला भारतीयों का। यह कथन आप लोग देखिएगा। धन निष्कासन का बड़ा सटीक विवरण बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मद्रास के अध्यक्ष जॉन सुल्लिवान ने किया है। एक जॉन सुल्लिवान है जो मद्रास बोर्ड के अध्यक्ष हैं, रेवेन्यू बोर्ड के। ये कहते हैं कि हमारी व्यवस्था का मतलब अंग्रेजों की व्यवस्था बहुत कुछ अस्पंज के तरीके से काम करती है। अस्पंज मतलब ये कैसे काम करती है? अस्पंज की तरीके से काम करती है। ये अपने अस्पंज के जरिए जो गंगा नदी के तट की सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, उसको क्या कर रहा है? उसको ये निचोड़ ले रहा है, और निचोड़ लेने के बाद में इसको बंद करके मुट्ठी ले जा रहा है। कहां? टेम्स नदी के किनारे छोड़ दे रहा है। टेम्स नदी के किनारे इस धन को छोड़ा जा रहा है। यह बात कही थी किसने? यह जॉन सुल्लिवान ने यह बात कही थी। यह मद्रास बोर्ड का क्या था? मद्रास रेवेन्यू बोर्ड का अध्यक्ष था। इसने अपनी बात अपने कथनों के द्वारा खुद ही बता दी। इससे अच्छी चीज, अच्छा एग्जाम्पल और सटीक एग्जाम्पल और कोई नहीं। कह रहे हमारी व्यवस्था एक स्पंज की तरीके से काम करती है, जो गंगा घाटी से चीजों को सोख लेती है, खींच लेती है, और सोखने के बाद में इसको निचोड़ती है। कहां? टेम्स नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं। अब ये दादा भाई नौरोजी जी हैं, जो ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से विख्यात हैं भारत में। बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं। सर्वप्रथम इन्होंने ही भारत के धन निष्कासन के बारे में भारतीयों ने पूरे विश्व को बताया था कि ब्रिटेन या अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के धन को कैसे विदेशों में ले जा रही है। और इन्होंने ऐसा नहीं कि ऐसे इन्होंने बोल दिया कि हाँ भारत का धन जा रहा है, बड़ा सटीक निचोड़ इन्होंने बताया था। तो आइए देखते हैं ये दादा भाई नौरोजी जी क्या कहते हैं धन निष्कासन के पक्ष में। दादा भाई नौरोजी, ये नौरोजी प्रथम भारतीय थे, यानी पहले भारतीय थे जिन्होंने धन निष्कासन के बारे में बताया था। ये प्रारंभिक परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि वो पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने धन निष्कासन के बारे में टिप्पणी की थी या टीका की थी। तो ये दादा भाई नौरोजी जी ही हैं। अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं द थ्योरी ऑफ ड्रेन, का वर्णन अपनी पुस्तक द प्रॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में किया है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि धन निष्कासन को या धन निष्कासन के सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने अपनी किस पुस्तक में वर्णित किया है या किस पुस्तक में प्रतिपादित किया है, यह आपसे कई बार पूछता है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। अब खास बात यह है, इस पक्ष को समझिए कि 2 मई 1867 ईस्वी को लंदन में हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में, एक संस्था थी, भारतीय संस्था थी, राजनीतिक संस्था थी ये, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी बैठक हो रही है कहां पे? लंदन में। समय है 2 मई 1867 का।
अब इसी बैठक में इन्होंने अपना एक लेख पढ़ा था और इस लेख का नाम था इंग्लैंड डेट टू इंडिया। ध्यान रखना, इस लेख का नाम है इंग्लैंड डेट टू इंडिया। इसी में इस मान्यता को, इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था कि किस तरीके से ब्रिटेन या अंग्रेज भारतीय धन को इंग्लैंड की तरफ निष्कासित कर रहे हैं, किस तरीके से इंग्लैंड भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा को छीने जा रहा है। ये दादा भाई नौरोजी जी पारसी थे, ये पारसी थे, ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपने इसी लेख में यह बताया कि किस तरीके से भारत का धन ब्रिटेन केवल शासन के रूप में खींचे जा रहा है इंग्लैंड की तरफ, खींचे जा रहा है इंग्लैंड की तरफ। तो ये पहले भारतीय थे, लेकिन इसमें अन्य भारतीय भी शामिल। इसके अलावा एक बात दादा भाई नौरोजी की यह भी है कि इन्होंने गणना करके बताया कि भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपए है। उस समय यह बताया मात्र 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय है, जो काफी कम है। और ब्रिटिश राज में भारतीय घोर बदहाली एवं गरीबी के शिकार हुए हैं, और यह गरीबी एवं बदहाली धन निकासी के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। इसके पहले यह स्थिति नहीं थी भारत की। इसके अलावा एक भारतीय हैं जिनका नाम है आरसी दत्त। आरसी दत्त की एक पुस्तक है जिसका नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसे नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। इसी में इन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रस्तुत किया, और इसमें इन्होंने दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन की बात का समर्थन किया है। किसने? आरसी दत्त ने। तो ये दूसरे भारतीय हुए जिन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन के सिद्धांत का समर्थन किया। आगे तीसरे भारतीय हैं एक जिनका नाम है महादेव गोविंद रानाडे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एसे ऑन इकोनॉमी, और इस पुस्तक में इन्होंने ड्रेन थ्योरी, किसकी थी ड्रेन थ्योरी? दादा भाई नौरोजी की थी ड्रेन थ्योरी। इसमें ड्रेन थ्योरी के पक्ष के बारे में इन्होंने बताया था, यह समर्थन किया था महादेव गोविंद रानाडे साहब ने। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने भारतीयों ने ड्रेन थ्योरी के बारे में मुख्यतः अपना पक्ष रखा था, तो कुल 3 भारतीयों ने रखा था। 3 भारतीयों में एक जो भारतीय हैं उनका नाम है दादा भाई नौरोजी जी। उसके बाद में जो दूसरे भारतीय हैं उनका नाम है आरसी दत्त। तीसरे जो भारतीय हैं वो हैं महादेव गोविंद रानाडे साहब। 3 लोग शामिल हैं इसमें, एक है नौरोजी, एक है आरसी दत्त साहब, और एक हैं महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे। 3 भारतीयों ने यह पक्ष रखा था। अब ये जो धन निष्कासन है, धन तो गया ब्रिटेन की तरफ, धन तो गया टेम्स नदी की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ, लेकिन इस धन निष्कासन से भारतीय राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ? तो ये जो भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने धन निष्कासन में यह बताया कि ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर शासन भी कर रही है और शासन के प्रभाव के रूप में हमें कुछ मिल भी नहीं रहा है, और इसके अलावा भारत को बदहाली का सामना करना पड़ रहा है, भारत को अकाल का सामना करना पड़ रहा है। यह बात इन्होंने बताई। ऐसे में एक तरीके से जो ब्रिटिश सरकार का मूल चरित्र था उसको धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित करके भारतीय जनता के सामने
इन लोगों ने रखा। ऐसे में जो अंग्रेजों का इस प्रकार का ये शोषण था, अंग्रेजों की ये जो तकनीक थी भारत को शोषित करने की, जो इनका चरित्र था, अब यह चरित्र भारतीय जनता के सामने आ गया, उभर के भारतीय जनता के सामने आ गया। क्योंकि भारतीय जनता को तो इसके पहले पता ही नहीं था कि वास्तव में ब्रिटिश सरकार भारतीयों का दोहन कर रही है। तो दोहन किस तरीके से कर रही है, उसके सोर्सेस क्या हैं। लेकिन जब सोर्सेस बता दिए और तरीका बता दिया कि किस तरीके से भारतीयों का दोहन कर रही है ब्रिटिश सरकार, तो इससे क्या हो गया, इससे जो ब्रिटिश सरकार का शोषणवादी चरित्र था वह उजागर हो गया, सबके सामने आ गया, वो साफ हो गया बिल्कुल। फलतः आरंभिक भारतीय बुद्धिजीवियों में ब्रिटिश के द्वारा भारतीयों के शुभ चिंतक होने का नारा दिया गया था, याद आ रहा है। ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि हम भारतीयों के शुभ चिंतक हैं, और इसका समर्थन भी जो भारत के बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने किया था, इस बात का समर्थन किया था। तो ये क्या था, ये एक तरीके से धोखा था, किसका, ब्रिटिश सरकार का। लेकिन अब यह धोखा और जो धोखेबाजी थी ब्रिटिश सरकार की थी, वो पता चल गई भारतीयों को। अब क्या किया, अब इन बुद्धिजीवियों ने, इन राष्ट्रवादियों ने एकजुट होकर ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों के खिलाफ आवाज उठाई। जब यह आवाज उठाई तो इससे जो भारतीय जनमानस था, जो भारतीय लोग थे, जो भारतीय जन समुदाय था, उसके अंदर में कहीं ना कहीं राष्ट्रवादिता की भावना जागी, और फिर ये लोग एक मंच पर आने का प्रयास करने लगे, एकजुट होने लगे। और ऐसा नहीं कि ये राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान केवल एक बार इस मुद्दे को उठाया गया, समय समय पर कई बार इस मुद्दे को उठाया गया। जब भी कोई बात आती थी तब भी इस धन निकास के मुद्दे को उठाया जाता था, और इसको हथियार के रूप में यूज किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। दिखाया जाता था कि किस तरीके से भारतीयों को अंग्रेजों ने लूटा, शोषण किया, और उससे भारतीयों को बदहाली और अकाल का सामना करना पड़ा। वो किसी तरीके से ब्रिटिश सरकार के शासन को अवैध बताने लगे हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि धन निकासी के विरोध के बाद जो स्वराज की बात की गई और स्वदेशी की बात की गई, यह बात बहुत ज्यादा बढ़ी थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब भी भारत में तमाम सारे मूवमेंट हुए, आंदोलन हुए, जैसे बंगाल के विभाजन के खिलाफ में स्वदेशी आंदोलन हुआ, तो इसका जो मुख्य स्लोगन था वो ये था कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ। इसके अलावा भी समय समय पर जब अन्य आंदोलन हुए, गांधी जी के क्षेत्रीय आंदोलन हुए और राष्ट्रीय आंदोलन हुए, उसमें भी विदेशी भगाओ का मुख्यतया नारा था और स्वदेशी अपनाओ का नारा था। होम रूल में भी यही बात थी। तो समय समय पर इस बात को उठाया गया और राष्ट्रीय आंदोलन के हथियार के रूप में इसका प्रयोग किया गया। अब आइए देखते हैं कि यह जो धन निष्कासन हुआ था, इसका ब्रिटेन पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा था, ये हम लोग देखते हैं। तो निश्चित रूप से ब्रिटेन पर तो सकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा। इससे क्या हुआ ब्रिटेन में, इससे ब्रिटेन में पूंजी निर्माण का विकास हुआ। वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति आय के अलावा समूल राष्ट्रीय आय दोनों में वृद्धि हुई। और इससे क्या हुआ, इससे जो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति हुई थी, उससे तमाम सारी पूंजी आसानी से उपलब्ध हो गई थी। इससे ब्रिटेन एक आधुनिक देश दुनिया का बन गया था। यानी धन निष्कासन से ब्रिटेन को चौतरफा फायदा हुआ था। इसमें सबसे पहले तो ब्रिटेन में पूंजी बढ़ी,
कि पूंजी बढ़ी तो वहां के व्यक्तियों की राष्ट्रीय आय बढ़ी, वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, फिर उस देश की राष्ट्रीय आय बढ़ी, फिर वहां पे जो औद्योगिक क्रांति होने वाली थी उसमें भी तमाम तरीके की हेल्प मिली, या कह लीजिए कि जो औद्योगिक क्रांति थी वह मुख्यतया धन निष्कासन के कारण ही हुई थी। फलतः जब औद्योगिक क्रांति भी हो गई तो ब्रिटेन ने एक आधुनिक रूप ले लिया, एक विकसित देश का रूप ले लिया। ये ब्रिटेन का फायदा हुआ था। अब धन निर्गमन का भारत पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, इसको हम लोग देखते हैं। क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि क्वेश्चन के रूप में भी आपके सामने आएगी। भारतीयों पर इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा था, यह हम लोग देखते हैं। तो धन के निर्गमन से भारतीय अर्थव्यवस्था खोखली हो गई थी। जो भारत की आर्थिक स्थिति थी वो क्या हो गई, बिल्कुल खोखली हो गई, क्योंकि भारत से सब कुछ तो छीन लिया अंग्रेजों ने। और छीना कैसे, लोगों का शोषण करके, कृषकों का शोषण करके। इसलिए भारत का जो कृषक वर्ग था वो तबाह हो गया। अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने किसानों को भू राजस्व के बोझ में दबा दिया था। भू राजस्व से हुई आय को पुलिस प्रशासन और सेना के ऊपर खर्चा किया जाता था। फलतः गांव में तेजी से निर्धनता बढ़ी थी। जो गांव थे हमारे यहाँ के वो काफी निर्धन होते जा रहे थे, वहां के लोग काफी गरीब हो जाते जा रहे थे। क्यों होते जा रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों की जो भू राजस्व प्रणाली थी, चाहे वो महलबाड़ी हो, चाहे वो रैयतबाड़ी हो, चाहे वो अस्थाई बंदोबस्त हो, इन बंदोबस्तों के द्वारा भारतीय किसानों को इन्होंने लूटा, इनका शोषण किया। और यहां से जो इनको पैसा मिला, इस पैसे को इन्होंने अपनी पुलिस की व्यवस्था में, प्रशासन की व्यवस्था में, सेना की व्यवस्था के ऊपर खर्चा किया। और यह शोषण ऐसा नहीं कि कभी घटा, निरंतर बढ़ता ही गया था। तो ऐसे में क्या होगा, जो भारतीय गांव होंगे एक समय में उनमें विखंडन की स्थिति आ जाएगी, बिखराव की स्थिति आ जाएगी, टूटने की स्थिति आ जाएगी, गरीब हो जाएंगे वहां के लोग, फिर भूखमरी आ जाएगी, फिर अकाल पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने ढकेल दिया था भारतीयों को। इसके अलावा और क्या खास बात थी, कृषि के उत्पादन में भी गिरावट आई, क्योंकि अधिक लगान के कारण किसान अच्छे बीजों का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। निश्चित रूप से यह सही बात है कि भाई जो कृषि का उत्पादन है, मान लो किसी के खेत में 50 किलो गेहूं हो रहा है, अब 50 किलो गेहूं में से 30 किलो गेहूं अंग्रेजों को दे दिया। कर क्या, हार बहुत ज्यादा था। उसके बाद में इनके पास 20 किलो गेहूं बचा। अब 10 किलो गेहूं तो आप लोग देख लो कि कम से कम इसके जो उत्पादन में लगा होगा पैसा, वो 10 किलो गेहूं की क्या मात्रा के रूप में नहीं लगा होगा, लगा ही होगा निश्चित रूप से। तो बचा क्या इनके पास, 10 किलो। और इस 10 किलो गेहूं में क्या ये पूरे साल काट लेंगे, क्या ये पूरे साल इनके खाने के लिए हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में जो भारतीय किसान थे उनकी जो भूमि थी उसमें वो पैसा लगा ही नहीं पाते थे, वो कमजोर होते जा रहे थे, अच्छी खादों का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, अच्छे नस्ल के बीजों का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। इससे क्या हुआ, इससे भारतीय खेतों में, भारतीय कृषि में, उत्पादन में क्या आई, गिरावट की स्थिति आई। इससे क्या हुआ, इससे भारत में पूंजी का संचय नहीं हो पाया, पूंजी का संचय नहीं हो पाया, यानी पूंजी इकट्ठा नहीं हो पाई। ध्यान रखिएगा इस बात का, जो पूंजी इकट्ठा नहीं हो पाई, तो ये जो पूंजी होती थी, पूंजी इकट्ठा होती थी, तो इसमें से कोई भी कृषक वर्ग होता था
तो छोटा मोटा उद्योग खोज लगाता था वो। लेकिन अब इसके पास पैसा ही नहीं है, तो ये छोटे मोटे उद्योग का विकास भी नहीं कर पा रहा है। तो यानी भारतीयों के ऊपर इस धन निष्कासन सिद्धांत का कई नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा इसी से भारत में तमाम सारे दुर्भिक्ष पड़े थे, तमाम सारे अकाल पड़े थे। सबसे पहला अकाल वर्ष 1770 ईस्वी में बंगाल में पड़ा था। ये आधुनिक भारत का पहला अकाल था। इसके बाद में तो निरंतर अकालों की श्रृंखला ही भारत में प्रारंभ हो गई। इसमें लाखों लोगों की जान जाती थी एक एक अकाल में, कि जनता के पास अनाज खरीदने के लिए धन था ही नहीं, मतलब खाने के लिए धन था ही नहीं, पैसा था ही नहीं, इसलिए अनाज खरीद नहीं पाते थे। फिर अकालों में इनको अपनी प्राणों की आहुति दे देना पड़ता था। इसके अलावा धन निकासी ने इंग्लैंड में औद्योगिकरण को संभव बनाया और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के परिप्रेक्ष्य में यह जो धन निकासी की बात थी, यह सहायक हुई थी। तो एक तरफ इंग्लैंड के वासी, इंग्लैंड के निवासी, इंग्लैंड या अंग्रेजी सरकार मजबूत हो रही है धन निकासी के माध्यम से, और भारतीय लोग कमजोर हो रहे हैं। भारतीयों में निराशा, बदहाली और अकाल के युग का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। इससे कहीं ना कहीं भारतीय मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, और जो भारतीय मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे तो उनके नैतिक मनोबल में भी कमी आएगी, और ये हम नैतिक मनोबल राष्ट्रवादिता के परिप्रेक्ष्य में एक खतरा बन के आएगा। तो आपका यह रहा धन निष्कासन का सिद्धांत। इसमें हमने जाना कि धन निष्कासन है क्या, धन निष्कासन के स्रोत क्या क्या हैं, धन निष्कासन का ब्रिटेन पे क्या प्रभाव पड़ा, और धन निष्कासन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। इसमें धन निष्कासन के परिप्रेक्ष्य में जो तीन भारतीय हैं, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त और महादेव गोविंद रानडे, इन तीनों भारतीयों के पक्ष को भी हम लोगों ने देखा। कैसे लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के देश में, अंग्रेजों के सामने ही धन निष्कासन की बात को प्रस्तुत किया था, और उसका सपोर्ट आरसी दत्त साहब ने और रानाडे साहब ने किया था। तो यह आपके सामने आज का इतिहास धन निष्कासन के रूप में रहा। आज आप लोग इस क्लास में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में भी आप लोगों का स्वागत रहेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।